चलिए, तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। तो बायो दरअसल दो शब्दों से आप देख रहे हैं मिलके बना है। सबसे पहला कौन सा, बायोस। बायो शब्द किससे मिलकर बना है, बायोस, जिसका मतलब होता है सजीव। क्या होता है, सजीव। इसी को हम बोलते हैं लिविंग बॉडी। क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना, मतलब बहुत डीप जाके उसका अध्ययन करना। तो जब भी कभी लॉजी की बात आती है तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक होता है क्या, ग्राफी, जैसे होता है जियोग्राफी। तो ग्राफी का मतलब क्या होता है, देखना। और कैसा देखना, बाहरी कड़ियों को। किसे, बाहरी कड़ियों को। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफी। ग्राफी का मतलब बाहरी कड़ियों को देखना, बाहरी कड़ियों का अध्ययन। सर ये क्या है, बाहरी कड़ियों का अध्ययन? तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि जैसे हम बोलते हैं जियोग्राफी, तो जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी मतलब बाहरी चीज़ों का अध्ययन करना। तो पृथ्वी के बाहरी आवरण में क्या क्या है, पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं। तो ये सब क्या हो गया। ऐसे आप ले लीजिए फोटोग्राफी। फोटोग्राफी होती है, आप अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो स्टूडियो में जाके बढ़िया से, चार कोने का मुंह बना के, और फिर फोटो का जब वो कागज़ में निकल के आता है तो आप फोटो को देखते हो। तो क्या फोटो में आपको कभी जो है तो आपका ब्लड दिखा, क्या आपके ब्लड बह रहा हो, या फोटो में कभी आपके अंदर की हड्डियां दिखी हुई, कभी नहीं दिखेंगी। फोटो में आपको केवल बाहरी आवरण दिखेगा। अगर आपके गाल में तिल है तो आपको तिल दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब यह, ग्राफी का मतलब क्या होता है, बाहरी कड़ियों को देखना। और जब बात करेंगे किसकी, लॉजी की, तो मतलब लॉजी का मतलब आंतरिक भागों का भी अध्ययन करना। जैसे अब बायोलॉजी तो मतलब सजीव के आंतरिक भागों का भी अध्ययन करना। मतलब बायोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के अंदरूनी भाग, हड्डियों का, ब्लड का, आपके हृदय का, फेफड़ों का, किडनी का, सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें समझ में आ गई कि बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, बायोस शब्द से मिलकर बना है, और बायोस शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है, सजीव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग बॉडी। ठीक है, तो सर लिविंग बॉडी क्या है फिर, तो जो भी कोशिका से बना होगा, किससे, सेल से। लिविंग बॉडी क्या होगा, कोशिका से मिलकर बना होगा। सेल से मिलकर बना होगा, वो क्या होगा, लिविंग बॉडी होगा। जो भी कोशिका से मिलकर बना होगा वो लिविंग बॉडी कहलाएगी। सर जैसे कोई उदाहरण दीजिए हमें। तो जैसे ले लीजिए मनुष्य, जैसे मैं, तो मैं किससे मिलकर बना हूँ, कोशिका। मेढक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो सर ये जो आप हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं, पेन पकड़े हुए हैं, तो क्या ये लिविंग बॉडी नहीं है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सेल से मिलकर नहीं बना है। फिर से ध्यान समझिए, जो भी कोशिका से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा, लिविंग बॉडी, मतलब सजीव कहलाएगा। और उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, बायोलॉजी में। तो सर जो कोशिका से नहीं मिलकर बना हुआ है, जैसे ही आप बोल रहे हैं कि मार्कर जो है तो कोशिका से मिलकर नहीं बना है, तो इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? तो बच्चों ये क्या है, एटम से मिलकर बना है। किससे, एटम से। और एटम का हम अध्ययन कहाँ करते हैं, या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में। एक बात ध्यान से समझिए कि जो बायोलॉजी है वो किसके अंतर्गत आती है, सामान्य विज्ञान। अगर आप 11वीं-12वीं में पढ़ोगे तो सामान्य विज्ञान में आप तीन चीज़ें पढ़ते हो। एक क्या, बायोलॉजी, एक पढ़ते हो आप क्या, फिजिक्स, और एक आप पढ़ते हो केमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसका चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है। और जो सजीव नहीं होता है उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इन दो ब्रांचेज में। तो चलिए हम बायोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला बायोस, जिसका अर्थ क्या होता है, सजीव, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडी। और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, मतलब बाहरी और आंतरिक भागों का अध्ययन। बाहरी और आंतरिक भागों
का विशेष अध्ययन। ठीक है सर, तो आपने बताया कि मार्कर जो है तो सेल से मिलकर नहीं बना है, अतः यह मार्कर लिविंग बॉडी नहीं होगी। सर जो आपने घड़ी पहनी है ये फिर क्या होगी? तो घड़ी भी कोशिका से मिलकर नहीं बनी है, इसलिए ये भी लिविंग बॉडी सजीव नहीं होगी। इसलिए घड़ी का अध्ययन भी हम बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं करेंगे और इस मार्कर का अध्ययन भी हम बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? केवल सजीवों का, जो कोशिका से मिलकर बना होगा। तो सर आपने बताया कि जो जीव जंतु हैं वो कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा, मेढक, इन सब का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। लेकिन सर पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे भी दोस्तों के कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करेंगे? बायोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन उसकी हमारी ब्रांच क्या होगी? अलग होगी, बॉटनी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का भी अध्ययन करेंगे। अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने बताया कि जो सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर आपने बोला कि जो कोशिका से मिलकर बना होता है, तो कोशिका क्या है? वेरी गुड। तो कोशिका दोस्तों क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई। ऐसा मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि आप ये चीज़ बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका का मतलब जब भी किसी लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ होगा, जैसे मनुष्य, जैसे मैं पैदा हुआ होऊंगा, या फिर मेढक, मेढक को उदाहरण लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेढक जब पैदा हुआ होगा तो जो सबसे पहले जो बना होगा मेढक के पैदा होने में, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका। मेरे पैदा होने में जो सबसे पहले चीज़ बनी होगी उसे क्या बोलते हैं? कोशिका। सबसे पहले क्या बनी होगी? कोशिका। मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के शरीर का निर्माण होने, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे जन्म लेने से पहले जो सबसे पहले बना होगा वो क्या कहलाएगी? कोशिका। और जब सिंगल कोशिका बनती है सबसे पहली बार, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। यहाँ तक समझ में आया? फिर से समझ लीजिए कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीव का अध्ययन करते हैं, लिविंग बॉडी का। तो सर लिविंग बॉडी क्या है? तो लिविंग बॉडी वो है जो कोशिका से मिलकर बनी होती है, जैसे मेढक, सर्प, मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ये सारे क्या है? लिविंग बॉडी हैं, क्योंकि कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो सर फिर कोशिका क्या है? तो कोशिका वह है कि जितनी लिविंग बॉडी का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, घोड़ा, बंदर, जो भी, इनके पैदा होने में जो सबसे पहले बना होगा इनकी बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका। तो जब ये कोशिका सिंगल होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक, वेरी गुड। अब सर जब सबसे पहली सेल बनी तो फिर वो शरीर कैसे बनता है? तो कोशिका का एक विशेष गुण होता है कि इसमें वृद्धि और विकास होता है। कैसे? तो कोशिका में एक गुण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। तो सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है। सेल अपने आप में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस प्रकार से बढ़ती हैं। तो जब सेल विभाजित होकर कई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं टिश्यू या ऊतक। क्या बोलते हैं इसे? ऊतक। सबसे पहले हमने देखा सिंगल सेल। सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, कोशिका जब सिंगल सेल थी, इसने अपने आप को क्या किया? विभाजन किया। कोशिका विभाजन हुआ, सेल डिवीजन को ही हमने क्या बोला यहाँ पर? सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हुआ तो इन सेल के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? टिश्यू। ठीक, ये क्या है? हमारी सिंगल सेल है। सिंगल सेल को हमने बोला क्या? जाइगोट। दोस्तों ये सब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक, सेल का डिवीजन हुआ, सेल का विभाजन हुआ, तो और सेल का कई समूह, जब कई सेल आपस में एक समूह में बन गई तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, या उसी को ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अब ये विभिन्न प्रकार के ऊतक, ये विभिन्न प्रकार के ऊतक जब समूह बनाते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? अंग का। मतलब इसको हम बोलते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स। ठीक है,
तो सिंगल सेल जाइगोट, सेल का डिवीजन हुआ तो सेल के समूह बने, सेल के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक या टिश्यू। फिर ऊतक के समूह को हम क्या बोलते हैं, अंग या ऑर्गन्स। अब अंग क्या है सर, तो जैसे आपका हृदय हो गया, हाथ हो गया, आँख हो गया, किसी विशेष कार्य को करने के लिए शरीर में बनी संरचना को हम अंग बोलते हैं। जैसे हृदय का काम क्या है, पूरे शरीर को ब्लड को पंपिंग करना, ठीक है। आँख का काम क्या है, देखना। कान का काम क्या है, सुनना। तो ये सब क्या है, अंग है, ठीक है। अब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले, एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, अंग तंत्र। क्या कहलाते हैं, अंग तंत्र। कैसे सर, अंग तंत्र क्या है, तो जैसे मान लीजिए श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए केवल नाक बस थोड़ी होती है। नाक से तो हम नाक के माध्यम से क्या लिए, श्वास अंदर लिए, फिर श्वास नाल से श्वास अंदर गई, फिर कहाँ पहुँची, फेफड़े में पहुँची। फेफड़े में क्या हुआ, छोटे छोटे वाल्व हैं, ठीक है, वो श्वास को ग्रहण करते हैं और इसके बाद फिर क्या करते हैं, वही श्वास में से हमारे क्या आ जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है। तो श्वसन करने के लिए जितने अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने अंग जो है तो इसमें योगदान कर रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, अंग तंत्र बोलेंगे। तो अगर हम बात करें कि अंग तंत्र में, श्वसन अंग तंत्र में क्या है, तो श्वसन में कौन सा भाग ले रहा है, तो नाक भी भाग ले रही है, श्वास नाल भी भाग ले रही है, फेफड़ा भी भाग ले रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अंग तंत्र कहलाएंगे। इसी प्रकार जो हम खाना खाते हैं, तो खाना हम मुख से खाते हैं, उसमें सलाइवा, लार का मिलना होता है, फिर वो आहार नाल से अंदर जाता है, छोटी आंत में जाता है, और पाचन करने में, मतलब भोजन को पाचन करने में जितने अंग भाग ले रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार के अंग तंत्र। तो एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अंगों को हम क्या बोलते हैं, अंग तंत्र, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। हम फिर से एक बार करते हैं कि हमने सामान्य विज्ञान, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से बायोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या है, तो बायो और लॉजी। बायो मतलब क्या होता है, बायो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सजीव। सजीव मतलब लिविंग बॉडी, ठीक है। तो सजीव लिविंग बॉडी कौन होते हैं, जो कोशिका से बने होते हैं। सर कोशिका क्या है, तो कोशिका किसी भी लिविंग बॉडी के बनने में जो सबसे पहले बना होगा वो कोशिका कहलाता है। इसीलिए आप बचपन से परिभाषा पढ़ते आए हो कि कोशिका जीवन की इकाई है, ठीक है। तो सिंगल सेल जब बनी तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। सिंगल सेल में क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो सिंगल सेल से जब कई सेल का समूह बना तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू या फिर ऊतक, ठीक। ये ऊतक आपस में मिलकर, समूह मिलकर क्या बने, एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए अलग अलग ऊतक अलग अलग जगह पर जा गया। जैसे इधर के ऊतक क्या बनाए, हाथ बनाए, नीचे ऊतक जाकर क्या बनाए, पैर बनाए। तो अलग अलग ऊतक क्या मिलकर बनाए, ऊतकों का समूह बना क्या, अंग, और अंगों से मिलकर क्या बना, अंग तंत्र। एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अंग अंग तंत्र कहलाते हैं। यहाँ तक हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, एक चीज़ और आई थी बीच में कि सर बायोलॉजी में तो हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो कोशिका से नहीं बना है, जैसे ये मार्कर, तो इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, तो इनका अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि ये एटम से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर नहीं बना है। तो जो एटम से मिलकर बना है उसका हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे, ठीक। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वायरस। सर वायरस क्या है, फिर आपने बताया कि लिविंग बॉडी वो है जो कोशिका से मिलकर बनी है। वायरस या इसी को हम बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं, विषाणु। अब देखिए, तो सर आपने बताया कि जो भी कोशिका से मिलकर बना होगा वो लिविंग बॉडी है, सजीव है। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया सर कि घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ये सब क्या है, सजीव हैं, लिविंग बॉडी हैं, क्योंकि कोशिका से मिलकर बने हैं। तो सर वायरस क्या है, तो वायरस क्या नॉन लिविंग में आएगा या लिविंग में आएगा,
तो दोस्तों वायरस क्या है, कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए किस में आता है, ये नॉन लिविंग में आता है। किस में आता है, नॉन लिविंग। मतलब ये सजीव नहीं है, निर्जीव है। अभी ध्यान समझिएगा, अभी आंसर नहीं हो गया कि नॉन लिविंग है, मेरी बात समझिएगा। तो वायरस क्या है, निर्जीव है, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट सेल को पाता है, किसे, होस्ट सेल को। होस्ट सेल मतलब जब किसी, वायरस है क्या, एक तरह से निर्जीव है, लेकिन अगर इसे कोशिका मिल जाए या फिर ये किसी सजीव की बॉडी में चला जाए, किसी लिविंग बॉडी में चला जाए, चाहे बिल्ली में चला जाए, चाहे मनुष्य में चला जाए, और जैसे ही इसको कोशिका वहाँ पर मिलती है तो ये एक कैरेक्टर प्रदर्शित करने लगता है जो लिविंग बॉडी के लक्षण होते हैं। वो कौन सा कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन। अब ये क्या है, रिप्रोडक्शन केवल लिविंग बॉडी में होता है, लेकिन वायरस एक ऐसा है, निर्जीव है, जो जैसे ही किसी की बॉडी में जाता है तो ये अपने आप को 1 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मतलब सजीव का लक्षण दर्शाने लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि वायरस एक ऐसा जीव है जो कि निर्जीव भी है, सालों तक निर्जीव पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी में आया तो ये अपने आप को क्या करने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है। एक वायरस 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से गुणित होते बढ़ते होते जाते हैं। तो ठीक है, तो वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर हम वायरस के बारे में लिखना चाहें कि सर हम वायरस के विषय में क्या लिखें, तो आप वायरस के विषय में लिख लीजिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कैसे हुआ कि सालों निर्जीव पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे इसको होस्ट सेल मिला, ये क्या किया, अपने आप को रिप्रोडक्टिव करने लगा, रिप्रोडक्शन करने लगा। जैसे आप कोरोना वायरस ही देखिए, सबसे पहले जो है तो शायद सर्प में या चमगादड़ में किसी में पाया गया था, आप इसको देख लीजिएगा। तो जैसे ही इसको होस्ट सेल मिली, अच्छा जैसे वायरस तो हमारे साथ ही रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, लेकिन जैसे वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो उन्हें हमें क्या मिल गई, उन्हें सेल मिल गई हमारी। और जैसे ही उनको होस्ट सेल मिलती है वो अपने आप को क्या करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, और वो क्या होते हैं, अपने आप को बढ़ाकर हमारे लिए क्या हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं। तो वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग। आज 2-4 दिन अभी हम लोग का क्या होगा, केवल और केवल जो है तो इंट्रोडक्शन चलेगा। समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए, चलिए अब सर ये बताइए, एल्गी या फंगई, या तो एल्गी, फंगई, क्या सर ये सजीव होंगे, लिविंग बॉडी होंगे? तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें सेल पाई जाती है। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ भी कहीं सेल पाई जाएगी वो सजीव होगा। क्या होगा? सजीव। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी की हमें ये टेस्ट करना है कि सर लिविंग बॉडी क्या होंगे, सजीव क्या होंगे, उनकी क्राइटेरिया क्या है, तो उनमें अगर निम्न गुण पाया जाएगा तो हम मानेंगे कि वो सजीव है। सबसे पहली बात तो हमने ये देख लिया क्या, कि उसमें सेल पाई जानी चाहिए। ठीक, पहला गुण हो गया। तो अगर उसमें हम क्राइटेरिया देखेंगे और क्या क्या हो, तो जाहिर सी बात है कि जिनमें सेल होगी वो अपने आप में क्या करेगा, वृद्धि भी करेगा, उसके शरीर का विकास भी होगा, क्योंकि सेल क्या करेगी, डिवीज़न करेगी। जबकि अगर ये मार्कर से हम सोचें कि आज से 2 साल बाद ये इससे दुगने आकार का हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेल नहीं है। इसका मतलब जिसमें भी सेल पाई जाएगी, जो भी लिविंग बॉडी होगी, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, विकास होगा। फिर दूसरा क्या है, श्वसन होगा। क्या ये मार्कर से कभी सांस ले सकता है? नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं है। समझ पा रहे हैं। फिर क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है कि अपने ही समान एक और मार्कर बना ले? लेकिन जो सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। जितने भी जीव जंतु हैं अपने ही समान बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। लेकिन निर्जीव में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा, सजीव में पाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि सजीव में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनके माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सजीव हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कि लिविंग बॉडी में निम्न गुण पाए जाते हैं।
लिविंग बॉडी, या इसी को बोलते हैं हम क्या, सजीव में निम्न गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या होगा, तो सबसे पहला होगा सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोशिकीय संगठन या फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कोशिकीय संगठन, तो हमने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या होगा, एक सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। एक सेल से क्या बनेगा, कई सारी सेल बनेंगी, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, किसके माध्यम से, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के माध्यम से क्या हुआ, कई सेल बनी, तो इसको हमने क्या बोला, टिश्यू या ऊतक, टिश्यू ऊतक, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। फिर कई ऊतकों से, कई ऊतकों के समूह से क्या बना, अंग। क्या बना, अंग। और अंगों के समूह से एक ही प्रकार का काम करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, अंग तंत्र। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोशिका का संगठन होना चाहिए। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय संगठन। और जब अंग तंत्र पूरे बन जाएंगे, जब यहाँ पे पूरे अंग तंत्र बराबर काम करने लगे, तो क्या बनेगी, लिविंग बॉडी। क्या बनेगी, लिविंग बॉडी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सजीव। क्या बोलते हैं, सजीव। तो सर लिविंग बॉडी किसकी, किसी की भी, बिल्ली की, कुत्ते की, घोड़े की, मेढक की, चूहे की, मनुष्य की, तो किसी की भी क्या बन जाएगी, लिविंग बॉडी। सेल मतलब जाइगोट, जाइगोट के बाद सेल का डिवीजन हुआ तो क्या, ऊतक, ऊतक से बने अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बना क्या, लिविंग बॉडी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। देखिए अभी आज से तो हम लोगों ने क्या किया है, क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, और आज हम अभी केवल बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। बेसिक चीज़ों की क्लास हमारी 2 से 3 दिन 4 दिन चलेगी, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा पढ़ाने की स्पीड भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और दोस्तों एक एक चीज़ को अंडरलाइन करके समझ के पढ़ते जाइएगा, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके विभिन्न एग्जामों में। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। अब लिखा हुआ है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, किसी सजीव की कोशिका ले लेते हैं, सजीव की कोशिका, किसी सजीव की हम क्या कर लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एक सजीव की कोशिका है। ठीक, अब कोशिका के अंदर हम देखेंगे कि एक बीच में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक, जबकि ये क्या है, सेल। अब सेल के बाहरी परत में एक झिल्ली पाई जाती है, सेल के बाहरी परत में एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, या इसी को हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक, जबकि जो आप केंद्रक देख रहे हैं, केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली।
क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। तो जो हमारे कोशिका के बाहर झिल्ली पाई गई उसको हम क्या बोले? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और जो हमारे केंद्रक के बाहरी परत में एक झिल्ली पाई गई उसको हमने क्या बोला? केंद्रक झिल्ली। ये इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ध्यान से समझिएगा, आप जो बाहरी परत में आपने क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर जितना कुछ भी गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो और चाहे तरल पदार्थ हो, दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। फिर से सुनिए, सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी परत है, इसके अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है और जितना भी ठोस पार्ट है, सबको मिलाकर जो कुछ भी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अगर हमें यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म लिखना भी हुआ कि सर प्रोटोप्लाज्म के हम क्या लिखेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो इसके विषय में एक लाइन लिख लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी कंपोनेंट्स है उसे हम क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं इसे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंपोनेंट्स है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहरी परत है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसके अंदर जितना भी कंपोनेंट्स पाया जाएगा, चाहे वो तरल में हो, चाहे ठोस में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, तरल और द्रव एक ही है, चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे द्रव अवस्था में हो, इन सब को मिलाकर अंदरूनी भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं। मतलब सीधी सी अगर हम बात कहें तो जीव के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य है। समझ पा रहे हैं? इसी में अगर आप देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि सर ये तो हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म, तो फिर साइटोप्लाज्म क्या है? तो देखिएगा, जो कोशिका की बाहरी परत है उसको हम बोले कोशिका झिल्ली, और जो केंद्रक के बाहरी परत में है इसे हम क्या बोलते हैं? जो केंद्रक के बाहरी परत में, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिएगा, जितना कुछ भी इस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक द्रव्य के, मतलब केंद्रक झिल्ली के बीच में जितना कुछ भी पाया जा रहा है, कैसा? ये द्रव अवस्था में जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। फिर से, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक, साइटोप्लाज्म, ये आप देख रहे हो, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही क्या पाए जाते हैं? कई सारे ठोस चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया। ठीक है, फिर इसे में क्या पाया गया? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अलावा और कौन सा पाया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी कुछ नाम है जिसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल।
अब ये सारी चीज़ें जो है किसमें पाई जाती हैं, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। ठीक, तो इन ठोस पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गन या कोशिका के अंग, मतलब कोशिकांग। क्या बोलेंगे इन्हें हम, कोशिकांग या सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन। ठीक, अब आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम जो है तो पढ़ेंगे कल।